देखो यार, मान लो एक कोई सिंपल सर्किट है, एक रजिस्टर है 8, है ना, और यहाँ पे एक सेल लगा दो आप, ठीक है। ये की है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, है ना। तो की को यदि हम क्लोज करें तो करंट फ्लो करेगा, ये प्लस है ये माइनस है, करंट कैसे फ्लो करेगा, आई करंट, ठीक है। अच्छा, सपोज करो आप कि करंट आई फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर आर फॉर टाइम टी, यहाँ पर कितने टाइम तक फ्लो किया, मान लेते हैं कि टाइम टी तक ये फ्लो करता है, टाइम है टी, ठीक है। फॉर टाइम टी ये करंट फ्लो करता है, ठीक है। लिख लो पूरा, कंसीडर, लिख लो, कंसीडर अ करंट आई flowing through consider a current I flowing through a resistor R, resistor R, a resistor R, बल्कि अच्छा है कहना a resistor of resistance R, a resistor of resistance R. Consider a current I flowing through a resistor of resistance R for time t, for time t, for time t, during which a charge Q flows, a charge Q flows. Consider a current I flowing through a resistor of resistance R for time t during which a charge Q flows, है ना। करंट फ्लो कर रहा है तो चार्ज क्या होगा, Q इन I इंटू टी, है ना। तो चार्ज Q फ्लो करता है, सिंपल लिख लिया आपने। लेट W be the work done, W be the work done, let W be the work done in moving the charge, in moving the charge, in moving the charge Q, let W be the work done in moving the charge Q through the resistor, through the resistor having a potential difference V across it, having a potential difference, having a potential difference V across it, a potential difference V across it, ठीक है। having a potential difference V across it, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लो आप, एक रजिस्टर R है, इसे I करंट फ्लो करता है t सेकंड तक। सपोज करो इस बीच में Q कूलम चार्ज फ्लो किया, पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस भी है, W वर्क होता है चार्ज को फ्लो करने में, सिंपल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़े हो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल आपको बताए थे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इस पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो V क्या होगा, W बाई Q होगा।
वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल, पहले पता है आपको। तो वी हैव V is equal to W by Q, work done per unit charge is potential, सिंपल। तो therefore W क्या होगा, V into Q, W क्या होगा, V into Q होगा ना, ठीक है। तो वर्क डन को हम लोग निकाल लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज के टर्म्स में, है ना। दिस वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन द सर्किट एंड कन्वर्टेड इनटू हीट, याद रहेगा। तो होता क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, पहले देखने के बाद, द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ डिवाइस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी when an electric current flows through a device is called heating effect of electric current. On application of potential difference across the ends of a conductor, metallic conductor कोई हो सकता है, the free electrons begin to drift from low potential to high potential. इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, लो पोटेंशियल टू हाई, करंट मूव करता है हाई पोटेंशियल टू लो, ठीक है। अच्छा, the drifting electrons collide with ions of the conductor and with each other. As a result, kinetic energy of free electrons are transferred to the ions of the conductor. इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और आयंस ऑफ कंडक्टर से कोलाइड करता है ना, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर हो जाएगा आयंस को, ठीक है। Thus kinetic energy of ions increases, ठीक है। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर ये मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ना। तो मटेरियल का, कंडक्टर का, जब मटेरियल का आयंस का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हीट एनर्जी उसका बढ़ा ना, ठीक है। Thus average kinetic energy of ions increases, which increases temperature of the conductor. Thus heat is produced when electric current flows through a metallic conductor, ठीक है ना। ये कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इसके मेजरमेंट के लिए हमने कुछ फार्मूला निकाल रहे हैं, हम लोग कुछ एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, कैसे मेजर करेंगे। तो हमने ये इमेजिन किया कि कोई रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उससे आई करंट फ्लो कर रहा है, वो t सेकंड तक करंट फ्लो किया, तो आई करंट फ्लो किया फॉर t सेकंड, इस मान लो q कूलम चार्ज फ्लो करता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर क्या है, v है ना। w जूल वर्क होता है या एनर्जी खर्च होता है चार्ज को फ्लो कराने में, ठीक है। तो आप जानते हो कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल होता है, तो v क्या होगा, w बाई q। तो w क्या है, v इंटू q, ठीक है। तो ये w है, इसको एनर्जी कंज्यूम भी कर सकते हो आप, वर्क डन भी कर सकते हो आप, है ना। तो दिस वर्क डन इज कंज्यूम, दिस वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन द सर्किट एंड कन्वर्टेड इनटू हीट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन द सर्किट या हीट प्रोड्यूस, ये होगा W क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन द सर्किट, लिख लो यहां पर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed in the circuit, electrical energy consumed in the circuit is equal to heat produced, is equal to heat produced is equal to work done, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू वर्क डन, यही W है, V इंटू जो ऊपर निकाले हैं हम लोग, ठीक है। आपका जो चैप्टर है उसमें कुछ खास नहीं है, बस कुछ न्यूमेरिकल्स होगा, उसके आगे का फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना अच्छे से आप देखो। तो हमने देखा कि W इज इक्वल टू V इंटू Q, ठीक है। अच्छा, आप जानते हो कि Q इज इक्वल टू कितना होता है, I इंटू T होता है ना, Q इज इक्वल टू I इंटू T, तो W इज इक्वल टू V आई टी, VIT, Q की जगह IT कर दिया हमने, तो पहला फार्मूला याद कर लेना आप। हीट प्रोड्यूस्ड, है ना, या वर्क डन
वर्क डन के टर्म में क्वेश्चन आता है, हीट प्रोड्यूस आता है, तो हीट प्रोड्यूस कैसे निकालेंगे? VIT, याद रहेगा फॉर्मूला VIT। आई एम्पियर में होगा, आई एम्पियर में है, टाइम है सेकंड में, ठीक है, टाइम है सेकंड, रेजिस्टेंस ओम होगा, कहीं है तो ठीक है, V वोल्ट में है, सिंपल, जो ऐसा यूनिट है। अच्छा देखो, इस फार्मूले का यूज आप सीरीज कॉम्बिनेशन में कर सकते हो, पैरेलल में कर सकते हो, दोनों में कर सकते हो, सिंपल। अब आगे देखो, अगर V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है ना, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, इसको पुट करो यहाँ पर, तो W क्या होगा? I इंटू आर, फिर I इंटू टी होगा, तो W इज इक्वल टू होगा I स्क्वायर आर टी, I स्क्वायर आर टी, W होगा I स्क्वायर आर टी, हो गया। आर ओम में होना चाहिए, ये फार्मूला हुआ, कभी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रहेगा। इसका यूज तब करना जब सीरीज कॉम्बिनेशन हो, याद रखिए सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होगा कि आई कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, तो जिसे ऐसे बन जाएगा, ये W1 होगा I स्क्वायर R1 टी, W2 होगा I स्क्वायर R2 टी, ऐसे है ना। कहीं बुक में W जगह H दिया रहता है, हीट प्रोड्यूस के लिए W ने H दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, H बराबर H1 H2 ऐसे निकाल लेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन देखिए यूज करेंगे। सीरीज में क्या होता है, आई कांस्टेंट होता है, ठीक है, डिफरेंट रजिस्टर्स में निकालना है कि कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, तो I स्क्वायर R1 टी, I स्क्वायर 2 टी निकाल लेंगे। V इज इक्वल टू I इंटू आर, V इज इक्वल टू I इंटू आर, पढ़ा हुआ। तो I क्या होगा? V बाई आर, V बाई आर। अब इक्वेशन को ले लो यहां से, तो W इज इक्वल टू है I स्क्वायर आर टी, तो W इज इक्वल टू V बाई आर, स्क्वायर कर दो यहाँ, और आर टी, है ना। तो W इज इक्वल टू क्या होगा? V स्क्वायर बाई आर इंटू टी होगा। ये V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है, आर का एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ना, तो V स्क्वायर बाई आर इंटू टी बच जाएगा, सिंपल। का यूज करना आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्यादा अच्छा रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन याद रहेगा। इसका यूज कब करोगे आप? पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करोगे, है ना। तो W1 क्या होगा? V स्क्वायर R1 टी, W2 क्या होगा? V स्क्वायर R2 टी, ऐसे अलग अलग हो जाएगा, है ना। देखें क्वेश्चन आएगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए था कुछ एक्सप्रेशन। अब देखते हैं फॉर इलेक्ट्रिकल पावर। अच्छा, पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिंपल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुआ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोई अलग से डिफाइन करने की नहीं है ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिस रेट से कंज्यूम होगा या जिस रेट से प्रोड्यूस होगा वो पावर हुआ। सपोज करो आप कि तुम्हारे पास एक सेल है, उस सेल में एनर्जी स्टोर्ड है 5000 जूल एनर्जी स्टोर है उसमें ना। तुम इसका यूज करना शुरू करती हो, तुमने यूज किया है 100 वाट का बल्ब यूज किया, तो इस बल्ब जो है ना, इसका पावर 100 वाट है, माने 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड ये यूज करेगा, हुआ, ठीक है। तो ये 100 जूल पर सेकेंड जब यूज करेगा, ऐसे कट कर दिया गया, तो 50 सेकंड के बाद ये पूरा खत्म हो जाएगा ना, हुआ, ठीक है। तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी हुआ पावर, ठीक है, या रेट एट व्हिच एनर्जी इज प्रोड्यूस ही पावर, मतलब हो गया वही। देखो जरा, तो इलेक्ट्रिकल पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, जानते हो, रेट ऑफ डूइंग वर्क माने पावर, पावर इज द रेट एट व्हिच, हाँ बोलो। सर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कहाँ से आता है? कैसा इलेक्ट्रॉन, कहाँ क्वेश्चन तो ला दिया। जैसे जो करंट फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, पोटेंशियल हाँ डिफरेंस, जी, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस से उसे मिलता है एनर्जी मूव करने के लिए। जी हमारे पास एक स्टोन यहाँ पर है,
छोड़ो इसे ड्रॉप करता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल में डिफरेंस है ना। इसका पोटेंशियल कुछ ज्यादा है ना अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो हाई टू लो फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। ठीक है, देखो यहाँ चलो रिलेवेंट क्वेश्चन पूछो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इलेक्ट्रिकल पावर हम कह सकते हैं पावर इज द रेट एट व्हिच एनर्जी इज यूज्ड। ज्यादा अच्छा डिफिनेशन इसमें है इस संदर्भ में, अब थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। पावर इज द रेट एट व्हिच एनर्जी इज यूज्ड, ठीक है ना। तो देखो जरा, तो हम कह सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी यूज बाय टाइम, चाहे वर्क डन बाय टाइम भी कह सकता हुआ, या W बाई टी, W बाई टी, ठीक है ना, W बाई टी। ठीक है, तो ये होगा, पहला इक्वेशन क्या था, VIT था ना, W इज इक्वल टू VIT था, तो VIT बाई टी हो गया, तो क्या होगा V इंटू आई, V इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई, पहला। P इज इक्वल टू V इंटू आई, पहला इक्वेशन हो गया। पहले जो इक्वेशन था एनर्जी के लिए था, पावर के लिए है ना। नेक्स्ट देखो, P इज इक्वल टू W बाई टी होता है, और सेकेंड इक्वेशन हम लोग क्या था, W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, याद है, आई स्क्वायर आर टी अब बाई टी, है ना, तो कैंसिल हो गया, क्या होगा आई स्क्वायर आर, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये 2 हो गया। थर्ड है P इज इक्वल टू W बाई टी, तो V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ठीक है, और बाई टी, ये ना होगा। देयरफॉर P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। इक्वेशन 2 का यूज कब करना है, सीरीज में, याद रहेगा ना, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो यहाँ, तो P1 मान लो निकालना है, तो क्या होगा आई स्क्वायर R1, P2 क्या होगा आई स्क्वायर R2, है ना, क्योंकि आई कांस्टेंट होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, याद रहेगा ना। इसे यूज करना है सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, आई कांस्टेंट होगा, आई कांस्टेंट होगा, और एफ आप यूज कर लोगे, क्लियर हो गया। ठीक है, और इसका यूज कब करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसका पैरेलल यूज करना है ना। थर्ड यूज करना है इन पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा, P1 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R1, है ना, P2 क्या होगा V स्क्वायर बाई R2, याद रहेगा, और यहाँ पर V कांस्टेंट होगा, V होगा कांस्टेंट। इक्वेशन 3 का यूज पैरेलल में करेंगे, 2 का सीरीज में करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। आगे क्वेश्चन में लगा देखेंगे, ठीक है ना। पावर की बात करें हम, प्लीज ध्यान दो, तो पावर का ऐसा यूनिट क्या था, वाट, क्या था, वाट था, ऐसा यूनिट क्या था, वाट, या जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, ठीक है। और याद रखना VA, वोल्ट एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर, VA, है ना, क्योंकि P इक्वल टू V इंटू आई होता था ना, V इंटू आई, तो ये हो गया वोल्ट, ये हो गया एम्पियर, याद रहेगा। अच्छा देखो जरा, हम लोग डिफाइन कर लेते हैं 1 वाट को, है ना। सपोज बोलो P इज इक्वल टू V इंटू आई है ना, P इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। सपोज करो कि V 1 वोल्ट है और I 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर, ठीक है। तो पावर क्या होगा 1 वाट, यहां पढ़ा जाएगा 1 वाट
इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर होगा ना। 1 इंटू 1 तो 1 होगा, वोल्ट इंटू एम्पियर वाट होता है ना, वोल्ट इंटू एम्पियर वाट है VA, है ना। तो इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, देखो जरा, इलेक्ट्रिकल पावर इज सेड टू बी 1 वाट। ध्यान दो, इलेक्ट्रिकल पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 ampere current flows through a circuit having a potential difference of 1 volt। सिंपल, ठीक है। देखो जरा, इलेक्ट्रिकल पावर इज सेड टू बी 1 वाट। देखो पहले, electrical power is said to be 1 watt if 1 ampere flows, if 1 ampere current flows through a circuit having a potential difference of 1 volt। किसी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और उससे 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा हो तो उसका पावर 1 वाट होता है। सिंपल, ठीक है। टू बी 1 watt, electrical power is said to be 1 watt if 1 ampere current flows through a circuit having a potential difference of 1 volt, है ना। इलेक्ट्रिकल पावर इज सेड टू बी 1 watt if 1 ampere current flows through a circuit, 1 ampere current flows through a circuit having a potential difference of 1 volt। सिंपल, दैट इज करके लिखना, दैट इज याद रहेगा। और जब भी डिफाइन करना हो यहीं से आगे बढ़ जाओ। देखो यहाँ, इलेक्ट्रिकल पावर इज सेड टू बी 1 watt if 1 ampere current flows through a circuit having a potential difference of 1 volt। सिंपल, कोई डाउट नहीं है। देखो, बिगर यूनिट ऑफ पावर है किलोवाट, 10 पावर 3 वाट। सिंपल है। किलोमीटर 10 पावर 3 मीटर, किलोग्राम 10 पावर 3 ग्राम, है ना। ऐसे मेगावाट 10 पावर 6 वाट, है ना। बस गीगावाट 10 पावर 9 वाट होता है। प्रैक्टिकल यूनिट इसका है हॉर्स पावर, याद रखना, 1 हॉर्स पावर, ये 746 वाट होता है। कभी कभार बुक में आपको दिया रहेगा 750 में दिया रहता है, जब दिया रहे तो यूज कर सकते हो आप 750 वाट, ऐसे दिया रहेगा तब 46 वाट। और कभी ये नियर अबाउट 750 वाट भी दिया रहता है, जो दिया रहे यूज कर लोगे, नियर अबाउट वैल्यू है वो। कमर्शियल यूनिट क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, है ना। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो कमर्शियल यूनिट में, जिस यूनिट में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका आता है ना, जिसे तुम पैसा पे करते हो, यूज करते हो, तो ये कमर्शियल यूनिट है, ठीक है। तो हम उसमें आते हैं, पहले ये बात समझ लिया जाए कि एनर्जी क्या है, ई को या डब्ल्यू को। सिंपली है पावर इनटू टाइम। क्या है? पावर इनटू टाइम, ठीक है ना। तो हम लोग पावर के लिए वाट यूज कर सकते हैं ना, और टाइम के लिए आवर। तो एक तो हो गया वाट आवर, ठीक है। हम इसके लिए किलो वाट भी यूज कर सकते हैं, और ये आवर रह गया। तो दूसरा हो गया किलो वाट आवर, ठीक है। तो दो यूनिट हुआ, वाट आवर और किलो वाट आवर, वाट आवर और किलो वाट आवर, वाट आवर और किलो वाट आवर। हम अलग डिफाइन करेंगे इसको। पहले देखो आप, वाट आवर क्या है, 1 वाट आवर, 1 वाट आवर, ठीक है। 1 वाट आवर सिंपल है, देखो 1 वाट इंटू 1 आवर, 1 वाट इंटू 1 आवर, है ना। W इक्वल टू P इंटू T,
पावर है 1 वाट, टाइम है 1 आवर, तो 1 वाट को 1 आवर तक यूज किया तो 1 आवर हो गया, 1 वाट आवर हो गया, सिंपल। ठीक है, क्या है? तो 1 watt hour is the energy consumed by an electrical appliance of power 1 watt when it is used for 1 hour. Simple. 1 watt hour is the electrical energy consumed by an electrical appliance of power 1 watt when it is used for 1 hour. कोई दिक्कत? ठीक है ना? अच्छा, हम इसको और सिंपल में ऐसे कह सकते हैं, 1 वाट क्या है? 1 जूल पर सेकेंड। तो 1 watt hour is the energy consumed in 1 hour at the rate of 1 joule per second. ये हो गया 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड ना। तो इसे दो तरह से डिफाइन कर सकते हो आप। पहला है 1 watt hour is the energy consumed in 1 hour at the rate of 1 joule per second. लिख लो इसे, 1 watt hour is the energy consumed in 1 hour, लिख लो 1 watt hour is energy, 1 watt hour is energy consumed in 1 hour, 1 watt hour is energy consumed in 1 hour, 1 watt hour is energy consumed in 1 hour at the rate of 1 joule per second, at the rate of 1 joule per second. हो गया, 1 watt hour is energy consumed in 1 hour at the rate of 1 joule per second. सिंपल। दूसरा भी लिख लो, 1 watt hour is energy consumed by an electrical appliance, by an electrical appliance, by an electrical appliance of power 1 watt, of power 1 watt, of power 1 watt when it is used for 1 hour. So watt hour is the energy consumed by an electrical appliance of power 1 watt when it is used for 1 hour. सिंपल। ठीक है, तो आप समझ गए 1 वाट और क्या है? ऑफ पावर 1 वाट when it is used for 1 hour. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एनर्जी है पावर इनटू टाइम। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो जिसका पावर हो तो क्या लिखती हो? हमने सोचा सब को लिख के बैठा तो थोड़ा चल ही रहा है, दिखाओ सो, दिखाओ, देखो यार, तो एनर्जी है पावर इनटू टाइम, है ना। तो कोई अप्लायंस हो जिसका पावर हो 1 वाट, अब 1 आवर यूज कर लो तो जो एनर्जी कंज्यूम होगा 1 वाट आवर है, सिंपल, कुछ है इसमें। ठीक है, या यदि 1 आवर तक एनर्जी यूज करें एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, जितना एनर्जी यूज होगा 1 वाट आवर, सिंपल। ठीक है, ये वाट आवर जो है ना थोड़ा छोटा यूनिट है, तो बड़ा यूनिट क्या है? किलो वाट आवर, याद रहेगा, किलो वाट आवर, किलो वाट इंटू 1 आवर। ठीक है, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, सिंपल, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। ठीक है, जरा इसको डिफाइन कर लेते हैं। देखो, तो 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी consumed by an electrical appliance of power 1 kilowatt when it is used for 1 hour. सिंपल, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उसी तरह का है, बुक में दिया, लिख लो अपने से आप। हम इसे क्या कहेंगे? 1 किलोवाट का मतलब क्या हुआ? 1000 जूल पर सेकेंड ना, 1000 जूल पर सेकेंड कह सकते हो ना। 1 वाट क्या है? 1 जूल पर सेकेंड, 1 वाट है 1 जूल पर सेकेंड, तो 1 किलोवाट क्या है? 1000 जूल पर सेकेंड है, सिंपल, है ना। तो हम इसे ये होगा, ध्यान दो जरा, तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, पहले तो बताया था जैसा कि 1 किलोवाट आवर इज एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ पावर 1 किलोवाट व्हेन इट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। ठीक है, या 1 किलोवाट आवर इज एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकंड, सिंपल, कोई एक लिख लो, 1 kilowatt hour is the energy consumed in 1 hour at the rate of 1000 joule per second. 1 kilowatt hour is the energy consumed in 1 hour at the rate of 1000 joule per second. Simple.
मतलब कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो जिसका पावर हो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट, अब 1 आवर तक यूज कर दिए तो 1 किलोवाट एनर्जी लेगा, सिंपल, वो भी है 1 वाट आवर, 1 वाट आवर, ठीक है। 1 वाट आवर होगा 1 वाट इंटू 1 आवर, 1 वाट इंटू 1 आवर, ठीक है। 1 वाट क्या है 1 जूल पर सेकेंड इंटू 60 सेकेंड इंटू 60 सेकेंड, इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड, इन होगा 1 आवर में 60 इंटू 60 सेकेंड, एक कैंसिल हो गया सेकेंड सेकेंड, तो 1 वाट आवर होगा कितना 3600 जूल, ठीक है, ये होगा 3600 जूल, ठीक है, या 3.6 इंटू 10 पावर 3 जूल, ठीक है। डेरिवेशन याद रहेगा आपको, ये हो गया 1 किलोवाट का कोई अप्लायंस हो 1 आवर तक यूज किया गया है, सिंपल ना, कोई अप्लायंस है 1 किलोवाट का 1 आवर तक यूज किए तो 1 किलोवाट एनर्जी लेगा वो, तो 1 किलोवाट में क्या होगा 1000 वाट होगा इसमें, तो इनटू 1 आवर, ठीक है, तो इसे कर देते हैं हम लोग 1000 जूल पर सेकेंड, 1000 जूल पर सेकेंड हो गया, इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड, 60 इंटू 60 सेकेंड, कैंसिल हो गया ये, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 361 किलोवाट आवर, 360000 जूल हो जाएगा ना, ये होगा 3.6 10 पावर 6 जूल, 1 किलोवाट आवर कितना हो गया इतना जूल हो जाएगा, ठीक है। जी डायरेक्टली निकालना हो यदि एनर्जी इन किलोवाट आवर, एनर्जी इन किलोवाट आवर, ये होगा पावर इन किलोवाट इनटू टाइम इन आवर, होगा एनर्जी इन किलोवाट इनटू टाइम इन आवर, हो जाएगा ना। देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, पावर एनर्जी इन किलोवाट है, पावर इन किलोवाट, टाइम इन आवर, तो पावर कर देते हैं इन वाट, पावर कर देते हैं इन वाट, पावर हो गया इन वाट, टाइम हो गया इन आवर, इन आवर, ठीक है, तो हमने किलो यहां से हटा दिया है तो नीचे कर दो 1000, हो गया किलोमीटर हट जाएगा, ठीक है। अभी आपने पढ़ा है कि पावर इन वाट होता है V इंटू आई, ये वोल्ट में ये एम्पियर में होता है ना V इंटू आई, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एनर्जी इन किलो वाट आवर, ठीक है, इज इक्वल टू V इन वोल्ट, P की जगह V कर दिया, V इंटू आई, तो V इन वोल्ट इंटू आई इन एम्पियर, आई इन एम्पियर इंटू टाइम इन आवर, होगा, ठीक है। अब बाई 1000 अमाउंट ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो पहले से पढ़ ही चुके हो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, आपको आगे भी इसके बारे में पढ़ना है, हाई क्लास में जाओगे तो। ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ हीट, देख लो, सिर्फ हमको लगता है कि सिलेबस में नहीं होगा इस पर, है ठीक है, देख लो, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर, पहला is directly proportional to a square of the current in the given resistor, तो H proportional होगा स्क्वायर ऑफ द करंट के,
स्क्वायर ऑफ द करंट के, है ना। T remaining constant, the amount of heat produced in a conductor resistor is directly proportional to a square of the current, ठीक है। दूसरा, directly proportional to resistance for a given current, तो हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, जबकि T कांस्टेंट है फॉर गिवन करंट, है ना। H प्रोपोर्शनल है R के। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, ठीक है। और तीसरा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम फॉर व्हिच, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर व्हिच द करंट फ्लोज थ्रू द रजिस्टर, मतलब H प्रोपोर्शनल होगा T के, H प्रोपोर्शनल होगा T के, सिंपल। तो हीट प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के पावर 2, I पावर 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, माने करंट को डबल कर दो तो हीट 4 टाइम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस पावर 1, रेजिस्टेंस बढ़ा दो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और इफ इट इज यूज्ड फॉर लॉन्गर टाइम तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, क्लियर होगा, ठीक है। इस सबको कंबाइन कर दें, combining 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, H प्रोपोर्शनल होगा I स्क्वायर RT, और ये तब एप्लीकेबल है जब सब कुछ वेरी करता है, ये एप्लीकेबल बता चुके हैं लॉ वेरिएशन में आपको, ठीक है। तो H इज इक्वल टू K I स्क्वायर RT, है ना। यदि K 1 हो जाए तो H क्या होगा, I स्क्वायर RT। अच्छा देखो जरा, अगला टॉपिक देख रहे हैं हम लोग, रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, है ना। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे जाओगे आप खरीदने के लिए तो वहां पहले से लिखा रहता है उसका रेटिंग, ठीक है ना। इसके ऊपर रेटिंग लिखा रहता है अप्लायंस का, ठीक है ना। जिसे मान लो तुम कोई बल्ब ले रहे हो, है ना, तो ये रहता है रेटिंग इसका, P और V लिखा रहेगा, P और V लिखा रहेगा, पावर कितना है अब वोल्टेज लिखा रहता है, ठीक है ना। तो एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज अ पावर रेटिंग which tells us how much power it consumes at a specified voltage, ठीक है ना। जिसे सपोज करो जरा कि लिखा हुआ है 60 वाट at 240 वोल्ट, कोई बल्ब आप खरीदने गए, लिखा हुआ है 60 वाट और 240 वोल्ट, इसका मतलब ये होगा कि उस बल्ब को यदि यूज करें 240 वोल्ट के सप्लाई पर, सप्लाई वोल्टेज कितना हो 240 वोल्ट का, तो ये 60 वाट पावर कंज्यूम करेगा, मतलब 60 जूल पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम करेगा, सिंपल मीनिंग हुआ। तो पावर रेटिंग इंडिकेट्स दैट द अप्लायंस, देखो सिर्फ करेगा नहीं, ये भी बता रहा है आपको कि द पावर रेटिंग इंडिकेट्स दैट द अप्लायंस शुड नॉट बी यूज्ड ऑन ए वोल्टेज एक्सीडिंग द वैल्यू मेंशन्ड, अदरवाइज इट गेट डैमेज्ड। इस बना हुआ है 240 वोल्ट के लिए, अब वोल्टेज मान लो 440 हो गया तो डैमेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो स्पेसिफाइड वैल्यू है इसी पे यूज करना है पहली बात, ठीक है। और द पावर रेटिंग इज डिनोटेड बाय, पहले पावर देते हैं और तब वोल्टेज दे देते हैं, ये तरीका है लिखने का इसका, है ना। P फॉर पावर कंज्यूम एंड V फॉर वोल्टेज, है ना। तो इस रेटिंग से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, कुछ निकाल सकते हैं इंफॉर्मेशन। तो देखो, फ्रॉम दिस रेटिंग वी कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ द अप्लायंस व्हेन इट इज ग्लोइंग। कोई बल्ब है कि जब ग्लो कर रहा है ना तो इसके एलिमेंट का कितना है रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और सेफ लिमिट क्या है करंट का भी निकाल लेंगे, किस लिमिट तक ये करंट इसे हम सेंड कर सकते हैं, ये दोनों हम निकाल सकते हैं। तो जरा हम देखते हैं इसके बाद, अप्लायंस पावर रेटिंग में पहले इसका पावर और फिर इसका वोल्टेज दिया रहता है। इसे कोई मान लो इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसका पावर रेटिंग है 60 वाट 240 वोल्ट, इसका मतलब ये हुआ कि
इसको यदि 240 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर यूज किया जाए तो 60 वाट पावर कंज्यूम करेगा, 60 जूल एनर्जी पर सेकंड कंज्यूम करेगा। सिंपल बात हुआ, है ना। अब रही बात कि हम इसका जब ये ग्लो कर रहा होगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा निकाल सकते हैं, इसका करंट कितना लेगा, सेफ लिमिट क्या होगा निकाल सकते हैं। इसको और करते हैं ना, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। आर क्या होगा, वी स्क्वायर बाई पी, है ना। तो इतना बाई पावर 60। तो ये जो बल्ब जब ग्लो कर रहा होगा तो इसके एलिमेंट्स का रेजिस्टेंस होगा 960 ओम। हम निकाल सकते हैं यहां से, सिंपल। और इसके लिए सेफ लिमिट क्या होगा करंट का, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई, है ना। तो I क्या होगा, P बाई V, 60 बाई 240, 0.25 एम्पियर। तो ये 0.25 एम्पियर सेफ लिमिट है करंट का। करंट इससे बियॉन्ड यदि चला जाए, इससे ज्यादा चला जाए, एक्सीड कर जाए, तो ये बल्ब फ्यूज कर सकता है, ठीक है, फ्यूज कर जाएगा। सेफ लिमिट of the current through the filament of the lamp while glowing is 0.25 ampere, ठीक है। resistance of the filament while glowing is 960 watt, that is ohm, ठीक है। तो इस तरह से आप रेटिंग, पावर रेटिंग से निकाल सकते हो कि इसका यूज करते समय में एलिमेंट का रेजिस्टेंस क्या होगा और सेफ लिमिट क्या करंट का होगा। समझ आई बात। फिर से देखो एक बार, P और V दिया, पहले P दिया रहेगा फिर V दिया रहेगा, याद रहेगा, पहले P फिर कॉमा देके दिया रहेगा, है ना। तो पावर रेटिंग ये बताता है कि इस अप्लायंस को स्पेसिफाइड वोल्टेज इतने पे यूज करना है, और जब इतने पर यूज करेंगे तो ये इतना पावर कंज्यूम करेगा। जैसे किसी बल्ब का यदि रेटिंग दिया है 60 वाट 240 वोल्ट, है ना, तो व्हेन दिस bulb should be used at a supply voltage of 240 volt. When it is used at a potential difference of 240 volt, it will consume 60 watt power, 60 joule energy per second, 60 joule energy per second, सिंपल। अब रही बात कि बल्ब जब यूज में है तो इसके एलिमेंट्स का रेजिस्टेंस क्या होगा, है ना, हम निकाल सकते हैं। फार्मूला आपके पास है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। आर होगा वी स्क्वायर बाई पी, भी यहां से ले लोगे, P ये है आपका 960, निकल जाएगा ना, आता निकालने के लिए। अब है सेफ लिमिट करंट का क्या है, तो P इज इक्वल टू वी इंटू आई। आई क्या होगा, P बाई वी, 0.25 एम्पियर, है ना। तो सेफ लिमिट ऑफ करंट थ्रू द फिलामेंट ऑफ द लैंप व्हाइल ग्लोइंग इज 0.25 एम्पियर, सिंपल, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि यदि ये बल्ब बना हुआ है इतने के, अब वोल्टेज चेंज हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना। हम लोग जो पढ़ते थे +2 में, पटना में पढ़ने आए थे, तो वोल्टेज बहुत कम हुआ करता था। तो क्या करते थे कि लो वोल्टेज, जैसे 220 का सप्लाई आ रहा है तो 110 का बल्ब आता था, है ना, खूब लाइट देगा, ग्लो नहीं करेगा। नॉर्मल बल्ब जो है ना, लाइट ही नहीं रहेगा, वोल्टेज है ही नहीं, तो 110 यूज करेगा, खूब एकदम ग्लो करेगा, लेकिन जल्दी फ्यूज भी कर जाएगा ना। तो थोड़ा देखते हैं हम लोग कि यदि हम लोग वोल्टेज को चेंज करें, जितने के लिए बना है स्पेसिफाइड वोल्टेज से डिफरेंट वोल्टेज यूज करें, तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना। देखते हैं जरा, एक क्लियर होगा ना आपको। एग्जांपल से समझ लेंगे इसको हम लोग। अ बल्ब इज रेटेड 100 वाट 220 वोल्ट। अ बल्ब इज रेटेड 100 वाट एंड 220 वोल्ट। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इट विल कंज्यूम 100 वाट पावर एट 220 वोल्ट सप्लाई, है ना। क्लियर है, लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लो ब्रैकेट में। दिस इंप्लाइज चाहे द बल्ब विल कंज्यूम 100 वाट एट 220 वोल्ट सप्लाई, ये तो अंडरस्टूड है, लिख लो इसे आप। अब जब ग्लो कर रहा होगा तो इसके एलिमेंट का रेजिस्टेंस क्या होगा, निकालो जरा, निकालो। इस फिलामेंट while glowing 484 ओम। हाँ, आर क्या था, वी स्क्वायर बाई पी, आज फार्मूला ना, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो आर हो जाएगा पी एस वी स्क्वायर बाई पी, तो होगा 220 484 ओम, है ना, ठीक है, समझ गया। अब कुछ कंडीशन चेंज कर रहे हैं, समझने। केस 1 नीचे कर दो, केस 1, इफ
this bulb is used, if this bulb is used at 110 volt, 110 वोल्ट, अब हम इसको यूज करते हैं 110 वोल्ट पे, तब क्या होगा ना, if this bulb is used at 110 वोल्ट, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ेगा, देखो करंट जब फ्लो करता है बल्ब से तो उसमें फिलामेंट होता है ना, फिलामेंट टंगस्टन का बना रहता है, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, थिनर होता है एकदम महीन, है ना, लॉन्गर भी होता है, तो रेजिस्टेंस काफी इसके ज्यादा बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, टेम्परेचर बहुत हाई होने पे ग्लो करने लगता है, ये होता है। तो बल्ब यदि ग्लो करेगा तो उसका रेजिस्टेंस कुछ कांस्टेंट होगा तभी ग्लो करेगा, मतलब सर्टेन वैल्यू पर ही वो ग्लो करेगा, रेजिस्टेंस नहीं, सॉरी, बल्ब जो है इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से चेंज होता है, लेकिन वो ग्लो जब कर रहा है तो रेजिस्टेंस हम कांस्टेंट मान लेंगे, अब क्लियर हुई बात में, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट मान लेंगे, अब क्लियर हो गया, तो आर को मान लेंगे हम लोग कांस्टेंट। अब क्वेश्चन P1 क्या था, पहले कितना यूज कर रहा था, 1000 वाट का ये बल्ब था ना, 1000 वाट का बल्ब था, वोल्टेज कितना बना था, 220 वोल्ट पे यूज करने के लिए बना हुआ था, मतलब 220 वोल्ट पे यूज करने पे 100 वाट एनर्जी यूज करता है, सिंपल, ठीक है। अच्छा अब क्या हो गया, हम लोग यूज कितने पे कर रहे हैं इसको, 110 पे यूज कर रहे हैं ना, 110 पे हम यूज कर रहे हैं इसको, तो देखते हैं कि पावर क्या यूज करेगा, सिंपल, ठीक है, इज इक्वल टू है V इंटू आई, ध्यान दो ना, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, प्लीज ध्यान दो, लिखना है बात, प्रोवाइडेड रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज, देखो यहाँ फार्मूला क्या है आपका, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर, यही ना फार्मूला है, ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस यदि कांस्टेंट हो जाए, R हो गया कांस्टेंट, ठीक है, तो कांस्टेंट का रेसिप्रोकल भी कांस्टेंट होता है, 5 इज ए कांस्टेंट तो 1/5 इज ए कांस्टेंट, तो P प्रोपोर्शनल होगा V स्क्वायर के, ठीक है, V स्क्वायर के, समझ में आया बात, बाई आर, आर कांस्टेंट तो P स्क्वायर V स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, याद रहेगा, तो लिख लो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a square of the, क्या लिखा आपने, power is directly proportional to a square of the potential difference across the appliance, provided its resistance does not change, provided at constant, provided power is directly proportional to a square of the potential difference provided its resistance does not change, ठीक है, इट्स रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज, और याद रखो किसी अप्लायंस को जब यूज करते हैं, आप वोल्टेज में कोई फ्लक्चुएशन होता है, अप्लायंस वर्क कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस को कांस्टेंट मानते हैं, हुआ, ठीक है, बल्ब में का रेजिस्टेंस चेंज हो गया, ग्लो नहीं करेगा, बात अलग हो गई, ठीक है, ग्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस को कांस्टेंट मानेगा, अब क्या हो गया, तो ऐसे में फार्मूला क्या होगा, ये समझ गए इतना पहले आप, तो देखो तो फार्मूला हम यूज करेंगे P डायरेक्टली इक्वल टू V स्क्वायर होगा ना, या P1 बाई P2 होगा V1 स्क्वायर बाई V2 स्क्वायर, सिंपल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो होगा, ये होगा V1 बाई V2 का होल स्क्वायर, ये डायरेक्टली यूज करना है आपसे, ये तो हम ड्राइव किया है, ड्राइव नहीं करना है, आप सही करोगे, P1 बाई P2 इक्वल टू V1 बाई V2 का स्क्वायर, सर पावर डिक्रीज करके 25 वॉट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ, हमको सबको समझाना है ना, इतना फास्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, अब देखो तो P1 कितना है, अच्छा तुमको हमेशा, तुमको खाली लिखना है P1 बाई P2 इतना लास्ट में, हम डिराइव करने में इतना ज्यादा समय ले लिए, P1 कितना है 100, P2 कितना है नहीं पता, V1 क्या था 220,
अब V2 कितना है 110 इसका स्क्वायर, सिंपल, ये कैंसिल कर दो आप, 2 हुआ तो 100 बाई P2 कितना होगा 4/1, देयरफॉर P2 कितना होगा 25 वाट, P2 कितना होगा 25 वाट, ठीक है, ठीक है, P2 कितना हो जाएगा 25 वाट, समझ आया, लिख लो, द बल्ब विल ग्लो लेस, द बल्ब विल ग्लो लेस as it will consume less power, the bulb will glow less as it will consume less power, ज्यादा कम होगा तो ग्लो करेगा ही नहीं, अलग बात होगी। बल्ब is connected to, the same bulb is connected to, the same bulb is connected to 250 volt, 250 volt, the same bulb is connected to 250 volt, तो क्या होगा ना, निकालो अपने से, अब 250 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है, सॉल्व करोगे एक तरीका जाएगा, P2 is equal to will glow brightly, the bulb will glow brightly as it will consume more power, the bulb will glow brightly as it will consume more power, the bulb will glow brightly as it will consume more power। हम लोग आगे हाउस होल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर कुछ न्यूमेरिकल्स दिया है आपके बुक में, आप ट्राई करोगे, कल आपका क्लास होगा उसमें हम डिस्कस भी करेंगे आगे कुछ क्वेश्चंस को, आप देख करके आओगे। पहले इसके पहले थोड़ा सा एक फैक्ट है, समझ लेते हैं हम जरा। देखो, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड यूजुअली इन पैरेलल विद द मेंस, याद रहेगा, हमारे डोमेस्टिक कनेक्शंस में हम लोग मेंस के साथ पैरेलल में यूज करते हैं अप्लायंसेस को, ठीक है ना, तो पैरेलल कनेक्शन होता है, जो आपको आएगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही होगा, वो 99% चांस यही है, कभी सीरीज का दे सकता है, क्योंकि वो यूज होता नहीं है डोमेस्टिक सर्किट में, आएगा देखा जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन में ध्यान दो जरा, आपको पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R कितना होता है, 1/R1, 1/R2 एंड सो ऑन होता है, ठीक है। और दूसरा फैक्टर याद रहेगा आपको कि पावर करंट क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस सो ऑन, ठीक है ना। मान लो पोटेंशियल डिफरेंस across the appliances, across all devices भी हो जाए, ठीक है, तो हम सबको भी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, V/RP इज इक्वल टू V/R1, V/R2 एंड सो ऑन, मिलेगा ना हमको, ठीक है। अच्छा, V/R क्या होता है, P होता है ना, सॉरी एक सेकंड देखो जरा, तो V स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, किससे, V स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो सबको, V स्क्वायर से, है ना, तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R होता है ना, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, ठीक है, तो R क्या होगा, V स्क्वायर बाई P, R क्या होगा, V स्क्वायर बाई P, ठीक है, तो यहाँ पर V स्क्वायर ने कर दिया, ठीक है, तो ये पावर निकल गया तब आपको, ये तो पावर है ना, तो पावर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्या होगा, P1 प्लस P2 एंड सो, याद रहेगा ये फार्मूला आपको, ठीक है। जैसे मान लो आप कि आपके पास 3 बल्ब्स हैं 60 वाट के, आप घर में यूज कर रहे हो, तो टोटल पावर कितना यूज हो रहा है, 60 प्लस 60 प्लस 60 हो गया 180 वाट, सिंपली ऐड कर देंगे, मतलब हो गया ना, ठीक है। तो चूंकि पैरेलल में ही हम यूज करते हैं, लेकिन मान लिया जाए
कि यदि हम लोग इसको यूज कर रहे हो रॉन्गली यूज कर रहे हैं सीरीज में तब क्या होगा, है ना। हालांकि वो क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, देख लो खाली वो लिखने की जरूरत वो नहीं आएगा आपको। सीरीज में क्या होता होगा, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कनेक्शन भी कह सकते हो। फॉर सीरीज कनेक्शन क्या होगा, है ना, 1/PS 1/PS 1/P1 1/P2 ऐसे हो जाएगा, ऐसा रहेगा। हो गया, तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट खत्म हुआ इसका। आपके बुक में क्वेश्चंस दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करोगे आगे। एक्सरसाइज 8C प्लीज ध्यान दो, 8C का सॉल्व आप देखोगे, ऑन सॉल्व देखोगे, ट्राई करोगे आप, है ना। कल आपका क्लास रहेगा सेम टाइम इवॉल्व, ठीक है ना, ओके।